हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीम केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री को हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके के चैलेंजेस हमारे शुरुआती दौर में हमें फेस करने होते हैं, और केमिस्ट्री को शुरू करने के लिए हमें किन किन चीज़ों से रूबरू होना होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि अभी जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सो थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइस आप तक में भी आ सकता है। सो प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, और जो अभी हम बातें करेंगे आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, कंसंट्रेट करें, और हो सके तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन वगैरह लेकर बैठें, जिससे कि हम जो भी यहाँ डिस्कशन करेंगे, बोर्ड पे जो एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, बट हमारे पास अगर कुछ चीज़ें नोट हैं तो हम इन फ्यूचर उसको जब भी पलटते हैं तो हमारा एक रिवीजन रिकैप हो जाता है। सो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की शुरुआत हम कैसे करें। और जैसे कि आपको पता है कि जब आप 10th क्लास पास आउट होकर के 11th में आते हैं, सो हमारे पास एक नया सब्जेक्ट होता है, हमारे लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं। सो इन चैलेंजेस को हम कैसे पास आउट करते हैं, इन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ें। सो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ों की जानकारी हमें एकत्रित करनी होगी, हमें जानकारी रखनी होगी, हमें समझना होगा कि चीज़ें क्या होती हैं। सो सबसे पहला तो हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि आखिर केमिस्ट्री है क्या। जैसे हमारा एक वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स होता है, मैथ्स है, बायो है, जो भी है, उनमें से एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। सो हमने विज्ञान पढ़ रखा है, तो उसी विज्ञान का एक शाखा, उसी विज्ञान की एक ब्रांच कहें तो केमिस्ट्री विज्ञान की ही एक ब्रांच है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हमने बोर्ड पे भी इसे नोट डाउन किया हुआ है, रसायन क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। रसायन क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। सो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब अगर हम ढूंढना चाहें तो हम जानेंगे कि रसायन शास्त्र जो होता है विज्ञान की एक शाखा है, जहां हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थ मीन्स मैटर्स, ओके। तो पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसकी जब हम डेफिनेशन लिखने जाते हैं तो हमने क्या लिखा है, विज्ञान की वह शाखा है जहां हम पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ओके, एक बार फिर से देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है जहां हम पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री एक विज्ञान की एक शाखा है जहां हम कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, उसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उनका संगठन मतलब कि वो किन किन चीज़ों से और मिलकर बना हुआ है, ओके। उनकी संरचना कैसी होती है, कि वो दिखने में वो कैसे होते हैं, वो आंतरिक रूप से किस तरीके से संरचित होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और जब वो रासायनिक क्रियाएं उनके बीच में होती हैं तो पारस्परिक क्रियाओं के दौरान किस प्रकार के चेंजेस से गुजरते हैं पदार्थ, उन सारी घटनाओं का अध्ययन केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज का जिक्र हुआ है कि हमने देखा कि पदार्थ, यहाँ हमने एक शब्द लिखा है पदार्थ, पदार्थों के बारे में हमने जिक्र किया है। तो हमें जानना होगा कि पदार्थ एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए, पदार्थ जो होते हैं, ओके, जो पदार्थ हैं, मैटर हैं। अगर आप मैटर को डिफाइन करना चाहें तो बहुत इजी है। कोई भी वस्तु जो आप सुबह से लेकर शाम तक के अपने डेली लाइफ में देखते हैं, कोई भी वस्तु हो जिसका एक निश्चित आयतन होगा या उसका एक निश्चित आकार होगा और वो अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं, ओके, मैटर कहते हैं, ओके। उसका एक निश्चित द्रव्यमान होगा, निश्चित आकार होगा और वो आकार में
आयतन होगा उसका एक निश्चित आकार में परिवर्तन का विरोध करती हो, ऐसे सारी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। और हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थ हमारे जीवन में हम देखते हैं। ओके, सो अब बात आती है जो पदार्थ है, क्या वो पदार्थ एक ही प्रकार का होता होगा या शुद्ध पदार्थ क्या होता है। ओके, सो पदार्थ को हम एक मोटा मोटा डिवीजन अगर करें, इसका क्लासिफिकेशन करें, तो हमारे पास इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तत्व हैं, यौगिक हैं, तत्वों को एलिमेंट कहा जाता है, यौगिक है, कंपाउंड और मिश्रण। ओके, तो पदार्थों को इस तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तत्व, अब बात आती है ये जो तीन चीजें हैं हमारे लिए कुछ नई चीजें दिख रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि ये कुछ नया है। हाँ, बेसिकली ये नई चीजें हैं आपके लिए, या फिर आप पहले से जानते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। ओके, सो तत्व क्या होते हैं, इनको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि तत्व होते क्या हैं। ओके, तो तत्वों को ऐसे परिभाषित करते हैं हम, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, सो देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक नई जो टर्मिनोलॉजी, आप नए नए शब्द देख रहे हैं। हालांकि ये शब्द नहीं है, आपके प्रकृति में पाई जाने वाली चीजें ही हैं, आप जानते हैं इन चीजों को, फिर भी एक डेफिनेशन उनकी हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। सो सबसे इम्पोर्टेंट हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी केमिस्ट्री की। ओके, उसमें उस केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमारे पास पदार्थ आया था, जिसको हमने, ये देखो पदार्थ आया था। ओके, पदार्थ को डिफाइन कर दिया यहाँ पर, उसकी डेफिनेशन हमने इधर लिखी है। ओके, दूसरा, पदार्थ के प्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत अब हम जानने लगे हैं कि पदार्थ जो होते हैं तत्व होते हैं। पदार्थ तत्व के रूप में भी पाए जा सकते हैं, यौगिक के रूप में भी पाए जा सकते हैं प्रकृति में, और मिश्रण के रूप में भी पाए जा सकते हैं। ओके, सो अगली बात आती है कि तत्व होते क्या हैं। ओके, तत्व होते क्या हैं, तो तत्वों को डिफाइन करते हैं हम, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। देखिए यहाँ एक नया शब्द फिर से आ गया, एटम्स, परमाणु। ओके, तो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। ओके, अब बात आती है, सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। जितने भी केमिकल मैटर्स, मटेरियल्स हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं तत्व पाया जाता है और परमाणु भी पाए जाते हैं। ओके, सो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीजों को आपने समझा होगा, और केमिस्ट्री की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। ओके, केमिस्ट्री जैसी चीज को पढ़ने के लिए हमें बहुत ही छोटी छोटी चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो इस तरीके की शुरुआत हमने आज किया है और रासायनिक पदार्थों के बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा। अब तब तक के अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, और आप इसका नोट्स भी साथों साथ बनाते जाइएगा। जैसे स्क्रीनशॉट हो जाएगा आप इसको नोट्स में अपने कन्वर्ट कर लीजिएगा बाद में। मैं अभी एक साइड हो रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो वीडियो पॉज करके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तब तक के आप चीजों को ध्यान में रखिए। ओके, ओके, सो हमने अभी तक के तत्वों के बारे में जाना है। ओके, तत्वों को और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तब तक के इस तत्व के डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, तत्व के डेफिनेशन के दौरान एक और नया शब्द आया था हमारे पास, जिसका नाम था क्या, परमाणु। क्या था, परमाणु, जिसको हम क्या कहा था हमने, एटम। ओके, सो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अभी शुरुआत हम जिस चीज का शुरुआत करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परमाणु। ओके, सो परमाणु जो है अल्टीमेट पार्टिकल है, केमिस्ट्री का सबसे मूलभूत कण जिसे कहा जाता है। ओके, परमाणु की शुरुआती दौर पे जो जानकारी निकाली गई, परमाणु होते क्या होंगे, ये कैसे बने होते होंगे, या क्या है, इनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए बहुत सारे हमारे दार्शनिक, वैज्ञानिक जब मीन्स इसके बारे में एक रासायनिक सोच जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, उस समय में हमारे दर्शन शास्त्री जो थे, जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत हमारे
दिमाग में एक नजरिया डाला और वो थे महर्षि कणाद। ओके, कौन थे? महर्षि कणाद। तो उससे पहले इसका एक शाब्दिक अर्थ भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। परमाणु, इसमें जैसे कि एक नाम से ही समझ में आ रहा है, परम अणु, परम अणु, अल्टीमेट पार्टिकल या एटम। एटम जो होता है ये दो भागों से मिलकर बना है, पहला है ए एंड दूसरा है टर्म। ओके, ए एंड टर्म। ए जो होता है ना, किसी शब्द के निगेटिविटी को दर्शाने के लिए, मतलब नहीं या नॉट जैसे वर्ड के लिए होता है, मीन्स जैसे कि कोई चीज होता है सिम्टमेटिक बोलते हैं, तो उसका अपोजिट वर्ड होता है एसिम्टमेटिक। सिम्टमेटिक का अपोजिट हो गया एसिम्टमेटिक। तो वैसे हमने ए लगाया है उसके लिए, नॉट के लिए लगाया है। किसके लिए लगाया है? नॉट, नहीं। ओके, एंड टर्म जो होता है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं कट या डिविजिबल। क्या होता है? डिविजिबल। तो अगर एक मीनिंग देखें एटम की, तो जो जिसे और फर्दर काटा या और फर्दर डिवाइड किया नहीं जा सकता, आगे और डिवाइड उसको नहीं कर सकते, और विभाजित उसको हम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एटम का एक अर्थ है ग्रीक भाषा के शब्द के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये छोटी सी चीज है। तो हालांकि तो आगे बढ़ते हैं इसमें, परमाणु। ओके, तो परमाणु को जानने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई, अवधारणाएं दी, थ्योरीज दी। उनमें से सबसे पहले आए दर्शन शास्त्री जो थे महर्षि कणाद। कौन? महर्षि कणाद। इन्होंने पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम जो भाग था, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग था, जैसे कि कोई भी पदार्थ है उसको आप बार बार कट करते गए, कट करते गए, कट करते गए, बारीक करते गए, चूर्ण के रूप में तैयार हो जाएगा, वो पाउडर के रूप में आ जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, और अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा जिसमें कि आप उसको और भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे छोटा जो हिस्सा होगा उसका, उसे महर्षि कणाद ने बोला था कण। क्या बोला था? कण। ओके, सबसे छोटा जो हिस्सा था किसी पदार्थ का, उसे क्या कहा उन्होंने? कण कहा। और यहीं से एक वैज्ञानिक सोच कहें या फिर एक नजरिया, किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को या पदार्थ के बारे में जानने का एक नजरिया जागा। और उसके बाद में लोगों ने प्रयास किया कि आखिर जो कण होता है वो है क्या, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती होंगी, इसके बारे में जानना शुरुआत हो गई। ओके, तो ये समय था 1803 का। 1803 यानी अभी से बहुत पहले की बात है। जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक आए, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। कब की बात है? 1803। और ये कौन थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ओके, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ओके, सो अगर आप देखें तो हालांकि इन थ्योरीज को ज़्यादा मीन्स सपोर्ट नहीं मिला, ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिला, और आगे ये थ्योरी जो थी वो डिसमिस हुई, कैंसिल हुई। लेकिन एक रासायनिक सोच, एक रासायनिक नज़रिया परमाणु को जानने का यहीं से शुरू हुआ। ओके, और जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने बताया कि अपनी थ्योरी दी, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। उन्होंने ये बताया कि पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिखा कि सभी पदार्थ, क्या? सभी पदार्थ। ओके, सभी पदार्थ जो होते हैं ना, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ऐसा उन्होंने सबसे पहले पॉइंट में ही बताया। और यहां से देखो कण का नाम परमाणु के रूप में सामने आ चुका है। ओके, आगे बात करते हैं। इन्होंने सेकेंड पॉइंट में क्या कहा कि दूसरा, किसी
तत्व के समस्त परमाणु मतलब कोई एक तत्व है उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है। वे सभी परमाणु आकार द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों में कैसे होंगे? समान होंगे। सिंपल सी बात है कि कोई भी एक जब तत्व देखा जाता है उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो कैसे होंगे? आकार में एकदम समान होंगे, उनका द्रव्यमान भी समान होगा और ऑब्वियसली उनके जो रासायनिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब भी समान ही होंगे। ओके, सो ये सब उन्होंने दूसरे नंबर के पोस्टुलेट में बताया, दूसरे नंबर के पॉइंट में बताया। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। क्या? परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य एवं अविनाशी है। क्या है? अविनाशी है। ये देखिए, परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी है, जो कि ये जो परमाणु अविभाज्य है वाला पॉइंट तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट बाद में इनवैलिड हुआ, जो कि परमाणु को विभाजित और भी किया गया। उसके जो मूलभूत कणों के रूप में आप आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन है उनको पढ़ेंगे। और अविनाशी है वो तो बात सही है कि अविनाशी है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बाद में पढ़ेंगे, उसमें आप समझेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 पॉइंट आपने बताए, लेकिन इन तीनों पॉइंट में इतना वो दम नहीं था, मीन्स वो बात नहीं थी कि परमाणु को डिफाइन कर सकें। बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण परमाणु के बारे में डिटेल जो उन्होंने बताया वो इनसफिशिएंट सिद्ध हुई, मतलब वो उचित पूरा सही नहीं था ये, और उसमें कुछ कमियां निकाली गई, क्योंकि परमाणु अविभाज्य है ये बात पूरी तरीके से फेल हुई बाद में। ओके, सो हाँ, लेकिन एक रासायनिक नजरिया, इन्होंने एक रास्ता बता दिया कि परमाणु जैसी कोई चीज होती है, और लोगों को एक सोचने का जरिया इस थ्योरी के माध्यम से मिल गया। ओके, इन मॉडल को, इन अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे थॉमसन। ओके, जे थॉमसन। चाहे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे इसको नोट कीजिएगा ताकि इसके आपके नॉलेज के लिए काम आए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मैं आगे इसको इरेज करता हूँ। ओके, ओके, सो अगली जो थ्योरी है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ओके, थॉमसन का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। ओके, एक बहुत ही सिंपल सा एक मॉडल उन्होंने बताया कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, इसको मैं आपको नोट डाउन करते हैं। देखो, इसका पहला पॉइंट था कि परमाणु जो होता है एक धनावेशित गोला होता है, गोले की तरह होता है, जो कि प्रोटॉनों से मिलकर बना है, प्रोटॉन्स से मिलकर बना होता है।
होता है। ओके, किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। ओके, और जो ऋणावेशित कण है होता है, और जो ऋणावेशित कण है ऋणावेशित कण मीन्स इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन। इसमें बिखरे होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें बिखरे होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अगर इसको आप ऐसे समझें, ये एक धनावेशित गोला है। ये कैसा गोला है? धनावेशित गोला है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे बिखरे पड़े हैं। ओके, ये इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। तो अगर आप देखें तो ये इस मॉडल का नाम रखा गया वाटरमेलन मॉडल। क्या रखा गया? वाटरमेलन मॉडल कहा गया इसको। क्यों कहा गया वाटरमेलन? अगर आप तरबूज को देखें तो तरबूज का जो रेड पार्ट होता है, रेड लाल वाला जो हिस्सा होता है, उसको एक पॉजिटिवली चार्ज वाला जो समूह है वो माना गया। और उसके जो बीज होते हैं, सीड्स, वो जिस तरीके से तरबूज के अंदर बिखरे होते हैं, तरबूज के अंदर अरेंज होते हैं, उसी तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन्स को, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को उसमें बिखरे हुए माना गया। सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इससे कुछ सिद्ध नहीं हो रहा था। ओके, तो इस बार अब बात आती है इस मॉडल का और एक दूसरा भी नाम है। वो दूसरा नाम ये रहा प्लम पुडिंग मॉडल। क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग। एक प्लम पुडिंग जो होती है एक डिश है, एक व्यंजन है जिसका आकार पूड़ी के जैसा गोल होता है, और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके कुछ पार्टिकल, ड्राई फ्रूट्स के पार्टिकल इसी तरीके से उसमें बिखरे होते हैं। तो उसकी तुलना कर दी गई उस प्लम पुडिंग जो डिश है उससे। किसकी तुलना कर दी गई? परमाणु की। किसने कर दिया? जे थॉमसन जी ने। ओके, सो इससे ज़्यादा कुछ सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपना एक अवधारणा तो है, देना है, उन्होंने दिया, अध्ययन किया उन्होंने थोड़ा बहुत जितना तो उनसे बन पड़ा। ओके, और इस तरीके से एक अवधारणा दे दी। ओके, सो इस मॉडल को भी कुछ खास मीन्स अहमियत नहीं दी गई, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक था भी नहीं। और इस मॉडल की कमियां ये थी कि परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी गया। परमाणु क्या स्थायी है या अस्थायी है, इसके बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई। दूसरी बात, जैसे कि अभी हम लोग ये सब मॉडल्स पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे कि परमाणु के अंदर एक नाभिक भी होता है, न्यूक्लियस होता है। सो उस न्यूक्लियस के बारे में भी कोई जानकारी इस मॉडल में, इस थ्योरी में नहीं दी गई। ओके, दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये जो डीमेरिट्स हैं, कमियां जो हैं, उसको मैं आपको नोट डाउन नहीं करा रहा हूँ, आप अपने सुनकर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। पहली कमी क्या थी कि इसके नाभिक के बारे में कोई भी डिटेल डिस्कशन इसमें, इस मॉडल में नहीं किया गया। ओके, दूसरी कमी ये थी कि परमाणु स्थायी रहेगा या ये नष्ट हो जाएगा, अस्थायी रहेगा, इसके बारे में भी कोई डिस्कशन इसमें नहीं किया गया। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बाद में इनकी खोज की गई। ओके, लेकिन हमने अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला है, और उनके ऋणावेशित कण और धनावेशित कण कहा गया। तो ये धनावेशित कण और ऋणावेशित कण एक दूसरे को कैसे संतुलित करते हैं, या फिर पूरा हिस्सा जो है निगेटिवली चार्ज हो जाता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है, बैलेंस कैसे बनता है इनके बीच में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इस मॉडल से आपको नहीं मिलती है। ओके, सो इस मॉडल को भी कोई बहुत खास मान्यता या अप्रूवल नहीं मिलता है। ओके, सो अब बात यहीं आकर नहीं रुकती है। ओके, बात आकर यहीं पर नहीं रुकती है, तो बात आगे बढ़ी। ओके, बात कैसे आगे बढ़ी? एक नया और थ्योरी आया, एक न्यू मॉडल्स के रूप में, और वो था रदरफोर्ड का। किसका? रदरफोर्ड का। तो ये वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। ओके, और उन्होंने अपना एक मॉडल दिया।
ठीक है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ अगर लाइटिंग्स की प्रॉब्लम आ रही हो तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ओके, सो इस तरीके का ये मॉडल रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के साथ। ओके, किसका मॉडल? रदरफोर्ड का। अब देखिए, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो आता है 1911 में। कब आता है? 1911 में, 1911 में। और जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था किसके मॉडल से? जॉन डाल्टन के मॉडल से। किसके मॉडल से? जॉन डाल्टन का मॉडल आया था 1803, 1803 में। तो देखिए, स्टडीज को 1803 से लेकर 1911 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, क्या क्या चीजें आई, और अभी भी फाइनलाइज नहीं है कि परमाणु है क्या एग्जैक्टली। ओके, सो ये सब चीजों को जानने में टाइम लगता है। ओके ना, समझ रहे हैं आप? आगे बात करते हैं इस मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसको जानने में? एटम को जानने में। ओके, सो एटम को जानने में कैसा रहा इनका? एक इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने थ्योरी नहीं दी, इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। एक बहुत बड़ा प्रयोग था जिसमें उन्होंने सोने, गोल्ड जो होते हैं ना, गोल्ड, सोना, ठीक है, सोने की बहुत ही थिन लेयर, बहुत ही पतली पन्नी का इस्तेमाल किया। क्या किया? पतली पन्नी का इस्तेमाल किया, ठीक है। और इस पतली पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराई। किसकी? अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये बाद में हम और भी डिटेल में जानेंगे। बट फिलहाल में आप ये समझिए कि सोना जो है एक एलिमेंट है, तत्व है। ओके, और इस सोने की बहुत ही बारीक पन्नी का इस्तेमाल रदरफोर्ड जी ने किया प्रयोग में अपने। ओके, और उस प्रयोग को ऐसे समझेंगे हम, ठीक है। देखिए, ये है गोल्ड फॉइल मान लीजिए आप। ओके, ये क्या है? गोल्ड की पन्नी है, ठीक है, पन्नी है। अब बात आती है जब अल्फा कणों की बौछार कराई गई होगी इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर अल्फा कणों की, इसको 3D में किताबों में भी आप देख सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं जानने के। सो जब अल्फा कणों की बौछार कराई गई तो रदरफोर्ड जी ने एक ऑब्जर्वेशन किया, कुछ घटनाएं हो रही होंगी उसमें, उनको देखा उन्होंने, और उन घटनाओं को देखने के बाद में उसका निष्कर्षण निकाला। ओके, तो घटनाएं क्या हुई, ऑब्जर्वेशन क्या मिला उन्हें कि कुछ कुछ पन्नी जो कुछ किरणें जो थी वो ऐसे आर पार निकल गई। ओके, क्या हुआ? कुछ जो किरणें थी वो अल्फा कण जो थे वो आर पार निकल गए। ओके, कुछ जो अल्फा कण थे वो ऐसे निकल गए, इधर विचलित हुए, अपने रास्ते से थोड़े से कैसे हुए? विचलित हुए, हल्के, बहुत कम कण, बहुत कम पार्टिकल्स जो थे वो कैसे थे? आर पार हो गए, सॉरी, ऐसे विचलित हो गए अपने रास्ते से। और यहां पर देखिए, कुछ जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो जिस रास्ते से आए थे, है ना, जिस रास्ते से आ रहे हैं, देखो उसी रास्ते में वापस जा रहे हैं। ये देखिए, ये इनका आने का रास्ता है, और यहां से उसी रास्ते में वापस गए। तो तीन निष्कर्ष उन्हें, तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी। निष्कर्ष तो अभी नहीं निकाला, ऑब्जर्वेशन देखा तीन। पहला कौन सा था? कुछ अल्फा कण, चलो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए, आर पार निकल गए। कैसे हो गए? ये आर पार निकल गए। कुछ अल्फा कण जो थे अपने रास्ते से विचलित हो गए। ओके, कुछ अल्फा कण जो थे वो रास्ते से विचलित हुए। ओके, और कुछ अल्फा कण जो थे वो अपने रास्ते से ही वापिस एज इट इज जहां से आए थे उधर की ओर वो वापिस हो गए। ओके,
तो 3 ये जो ऑब्जर्वेशन थे उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्षण निकाला। ओके, उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्षण निकाला। ठीक है, तो पहला निष्कर्षण देखिए कि अधिकांश जो कण थे वो बाहर जा रहे थे। ठीक है, अधिकांश जो कण थे वो बाहर जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज बाहर जा रही है, जैसे हम किसी पात्र से कोई चीज को गुजार रहे हैं तो आर पार अगर जा रही है, इसका मतलब है कि वो खाली है। ओके, सो ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला अधिकांश भाग जो है वो खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या बोला गया उनके द्वारा? खोखला माना गया। परमाणु कैसा माना गया उनके द्वारा? उन्होंने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो, या कुछ भाग जो होता है वो खोखला होता है। ठीक है, जिससे कि अल्फा कण आर पार निकल रहे हैं। ओके, ठीक है। दूसरा, कुछ अल्फा कण जो हैं अपने रास्ते से विचलित हो रहे थे। कुछ अल्फा कण कैसे हो रहे थे? अपने रास्ते से विचलित हो रहे थे। ठीक है, अब विचलित होने का कारण ये है कि यहाँ कुछ तो ऐसी चीज होगी जिससे वो टकरा रहे हैं, बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। इसका मतलब ये रहा कि कुछ भाग जो है वहां उन्हें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिल रहे हैं जिससे वो टकराहट हो रही है। ठीक है, टकरा रहे हैं। ओके, अल्फा कणों को। दूसरा और नेक्स्ट जो होगा, अधिकांश भाग जो था वो वापिस आ रहा था। इसका मतलब यह है कि ये जो परमाणु है इसके अंदर एक ऐसा भाग है जिसमें कि उस परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित है। ओके, इस परमाणु का पूरा द्रव्यमान यहाँ केंद्रित है। ये ठोस भाग मान लो इसको, तभी तो जब हम कोई चीज फेंकते हैं दीवार पे या फिर कुछ करते हैं तो वापस आ जाती है ना, तो उसका इसका मतलब यह हो कि वो भाग ठोस है। तो यहाँ इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये भाग कैसा है, इसका सारा द्रव्यमान यहाँ बीच सेंटर पे केंद्रित है। ओके, इस जगह पे उस पूरे एटम का जो मास है, द्रव्यमान है, वो केंद्रित है। ओके, सो इस तरीके से 3 निष्कर्षण उन्होंने निकाले। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु के अंदर बहुत कम मात्रा में कुछ कण होते हैं जिससे अल्फा कण टकराए और अपने रास्ते से विचलित हो गए। ओके, तीसरा पॉइंट था कि परमाणु का सारा द्रव्यमान जो होता है उसके सेंटर में केंद्रित होता है, जिसे का नाभिक कहा गया। क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। देखिए, अभी तक के नाभिक का कॉन्सेप्ट किसी ने भी नहीं बताया था। इस मॉडल से परमाणु के नाभिक के बारे में आपको जानकारी मिलने लगी। ओके, शुरुआत कहाँ से हुई थी कि सूक्ष्मतम कण पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। ये सब सारी चीजें जॉन डाल्टन से लेकर के अपना जे थॉमसन जी के माध्यम से हम पहुंचे कहाँ? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, और हमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नाभिक के बारे में जानकारी मिल गई। ओके, सो अब नाभिक क्या होता है? इसमें धनावेशित भाग होता है। ये नाभिक कैसा होता है? धनावेशित भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, आगे और भी पढ़ेंगे हम। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, 0 चार्ज होता है इस पे। क्योंकि न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे मेन मतलब यहाँ रहेगा। ओके, सो इस तरीके से नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेशित कण, धनावेशित भाग जो होता है वो माना जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये रदरफोर्ड जी का परमाणु मॉडल था। लेकिन इसके भी कुछ डीमेरिट्स थे। ओके, डीमेरिट्स कैसे थे? तो इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंतरिक भाग में प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ घूम रहा है, कहाँ लाई करेगा, कहाँ पाया जाएगा। अगर वो घूम रहा है तो उसकी जब वहाँ गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई हानि होगी, और ऊर्जा में हानि होने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब वो नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु जो है नष्ट हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ इस मॉडल से नहीं मिल पाई थी, तो इसमें भी कुछ कमियां निकाली गई थी। ओके, तो अल्टीमेटली शुरुआत हुई, धीरे धीरे जानकारी आई और एक रोचक जानकारी के रूप में रदरफोर्ड के मॉडल से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली। ओके, अब अगली बात आती है, सर लोग बोलते हैं सर ये सब चीजें बेकार हैं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? ओके, पढ़ना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि हमको जानकारी भी तो मिल रही है। इनने भी अपने प्रयास किए हैं ना, तभी तो ये सब जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं हम। ओके, सो इन्हें हम पढ़ना जरूरी समझते हैं। ओके, और आगे बहुत इनका रोल है
केमिस्ट्री जैसी चीज को समझने में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो एक ट्रिब्यूट के तौर पे तो पढ़ना ही चाहिए इसे। और शुरुआती दौर में हमें पता भी तो चले कि केमिस्ट्री में जो परिवर्तन हमने देखा है, जानकारियां देखी हैं कि किस तरीके से परमाणु आया, अणु आए, उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की खोज कैसे हुई, ये सारी चीजें हम आगे और भी देखेंगे। ओके, सो रदरफोर्ड की छोटी मोटी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक और लास्ट जो परमाणु मॉडल था वो था बोर का परमाणु मॉडल। ओके, किसका मॉडल? बोर का परमाणु मॉडल। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा नोट नहीं करा रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। ओके, अगला है बोर का परमाणु मॉडल। ओके, तो नील्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने एक बहुत ही रोचक तरीके से परमाणु को समझाने का प्रयास किया। ओके, रोचक तरीका कैसा था कि उन्होंने ये बताया कि परमाणु को समझाने के लिए उन्होंने एक नंबर का यूज किया जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर्स को डिटेल में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो इससे पहले हम समझते हैं नील्स बोर का मॉडल जो था वो क्या था। ठीक है, तो नील्स बोर ने जो था, ओके, नील्स बोर ने परमाणु के स्ट्रक्चर को बताने के लिए क्वांटम नंबर्स का प्रयोग किया, क्वांटम सिद्धांत जो थ्योरी है उसका प्रयोग किया। क्वांटा होता क्या है एक्चुअली? ऊर्जा के बंडल्स होते हैं। ओके, ऊर्जा के बंडल्स होते हैं, उनको समझाने के लिए उनका यूज किया। ओके, और उन्होंने ये बताया, क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए ये बताया कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसपास घूमते हैं। ओके, लेकिन कैसे घूमते हैं, क्या घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, ये सारी चीजें हमने नहीं पढ़ी थी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन घूमने का जो तरीका है उसको बताया, और उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं। जैसे कि आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए, क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए नील्स बोर ने ये बताया कि जो ये नाभिक है, ये जो है न्यूक्लियस है। अभी हम इसमें सिंबॉलिक रूप में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख देते हैं। ओके, और ये जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं की संकल्पना भी यहां से आती है। ठीक है, निश्चित कक्षाएं होती है। कैसी होती हैं ये क्या है? निश्चित, क्या है ये? निश्चित कक्षा होती है ये। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें घूमते हैं। निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कहीं भी नहीं घूम जाते कि यहाँ घूम जाएंगे, यहाँ घूम जाएंगे, कहीं भी ऐसा नहीं। एक पथ होता है, एक रास्ता होता है जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ओके, और उनकी ऊर्जा भी निश्चित होती है। इनकी एक निश्चित क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा, निश्चित ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका निश्चित रास्ता होता है, निश्चित पथ, जिसे हम कक्षा कहते हैं। ठीक है, और निश्चित ऊर्जा होती है, और उसका इनका संवेग भी कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। कैसा होता है? कोणीय संवेग होता है। ठीक है, और नाभिक से ऊर्जा जो होती है उसके नाभिक की ऊर्जा के समानुपाती ही उनकी ऊर्जा भी लगभग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक निश्चित रास्ते में जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर बात आती है कि क्या एक ही ऊर्जा स्तर होता होगा? जो ऊर्जा स्तर बता रहे हैं ना, निश्चित ऊर्जा होती है ना, उनको निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और इन ऊर्जा स्तरों को हम नाम देते हैं K, L, M, N। ओके, क्या देते हैं? K, L, M, N। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये नाभिक है, ओके, ये नाभिक है, तो इसकी पहला ऊर्जा स्तर ये हुआ, दूसरा ऊर्जा स्तर ये हुआ, तीसरा ऊर्जा स्तर ये हुआ, और चौथा ऊर्जा स्तर ये हुआ, मान लीजिए। तो इसे हम पहले ऊर्जा को बोलेंगे K, इसको हम बोलेंगे K, इसको बोलेंगे L, इसको बोलेंगे M, और ये वाले ऊर्जा स्तर को बोलेंगे N। ठीक है, तो पहली ऊर्जा स्तर जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको K कहा गया, सेकेंड एनर्जी लेवल है उसको L कहा गया, थर्ड वाले को M कहा गया, और फोर्थ वाले को N कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके के एनर्जी
लेवल्स हैं इनके। ओके, इस तरीके के इनके एनर्जी लेवल्स बताए गए। किसके द्वारा बताए गए? नील्स बोर के द्वारा। किसके द्वारा बताए गए? नील्स बोर के द्वारा। ओके, तो अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि जो ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, तो इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, इसकी एनर्जी में कोई लॉस या नुकसान नहीं होता। अगर इसकी एनर्जी में लॉस होता या नुकसान होता तो इसकी ऊर्जा धीरे 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 क्या हो जाती? कम हो जाती। धीरे 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 क्या हो जाती? कम हो जाती। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम, ये जैसे यहाँ घूम रहा है, इसकी एनर्जी जब कम होती तो ये कहाँ गिर जाता? नाभिक में। कहाँ गिर जाता? नाभिक में। और इस तरीके से ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, स्थायित्व जो है वो खत्म हो जाता और परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। ओके, परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। तो चूंकि इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आ रही है, इसीलिए ये एक स्थायी नाभिक के रूप में, स्थायी परमाणु के रूप में अब हमेशा अवेलेबल रहता है। ओके, नील्स बोर ने यह भी बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अब बात आती है तो ये वाला जो पहला स्तर है, ठीक है, ये एनर्जी का पहला जो स्तर है, इसकी ऊर्जा की, इसका जो ऊर्जा होती है सबसे कम होती है, इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है। उसके बाद वाले जो ऊर्जा स्तर है या कक्षा है, उसकी ऊर्जा जो होती है वो इससे अधिक होगी। के से अधिक एल की एनर्जी, एल से अधिक एम की एनर्जी और एम से अधिक एन की एनर्जी। तो बाहरी सबसे लास्ट वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे अधिक होती है। ओके, अब बात आती है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप करना चाहे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल से अधिक एनर्जी लेवल पे जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? उसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। तो वो एनर्जी किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेगा, बाहरी स्रोत से ऊर्जा लेकर के कम एनर्जी लेवल से अधिक एनर्जी लेवल में जंप करेगा। ओके, ये नील्स बोर ने बताया कि कम एनर्जी लेवल से अधिक एनर्जी लेवल पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है तो वो किसी बाह्य स्रोत से एनर्जी गेन करेगा और अगले स्टेप पे चला जाएगा, अगले एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। सेम अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर अगले जो लास्ट वाला एनर्जी लेवल है उसको अपने से निचले एनर्जी लेवल पे जाना है, अपने से निचले एनर्जी लेवल पे जाना है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। ओके, क्या करेगा? एनर्जी को उत्सर्जित कर देगा, कम कर देगा अपनी ऊर्जा को और इस वाले एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। ओके, इस वाले एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से नील्स बोर ने परमाणु मॉडल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इससे दो तीन चीजें जो पहले कमियां निकल के आई थी कि स्थायित्व के बारे में नहीं बताया गया। स्थायित्व के बारे में इसमें कैसे बताया गया? इसमें बोला गया कि इनकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, जिससे ये नाभिक में नहीं गिरेंगे और परमाणु जो होगा वो स्थायी बना रहेगा। ओके, दूसरा, इसके नाभिक के बारे में बता दिया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और प्रोटॉन एक दूसरे को कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये चक्रण होता है इलेक्ट्रॉनों का और एक निश्चित कक्षा में चक्रण होता है, इसलिए इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो नील्स बोर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से एटॉमिक मॉडल को समझाया गया। तो इस तरीके से हमने 4 एटॉमिक मॉडल देखे और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बात आती है कि सर जे थॉमसन का मॉडल तो किसी काम का नहीं था, तो हमको क्यों पढ़ा दिया गया? पढ़ाया इसलिए गया ताकि हमारी एक समझ डेवलप हो, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके, सो परीक्षाओं में भी इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। सो इनको बहुत ही ध्यान से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए आप लोग। ओके, और छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो केमिस्ट्री की शुरुआत आपने यहाँ से करी है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। ओके, सो परमाणु जो है केमिस्ट्री का एक अल्टीमेट पार्टिकल जो है, शुरुआती कण जो हम कहेंगे। जैसे हमारे घर का निर्माण होता है और घर के निर्माण जब हम करते हैं तो एक छोटी सी ईंट से करते हैं, वैसे ही पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ओके, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। एटम का मतलब होता है नॉट कटेबल। ओके, जिसे हम और भी छोटे पार्टिकल में नहीं काट सकते, लेकिन ये इसकी मीनिंग बाद में जाकर के गलत साबित होती है, क्योंकि परमाणु को हम आगे पढ़ेंगे
कि और भी उनके जो अवयवी कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर वो बना होता है, तो काटा गया होगा या विभाजित किया गया होगा, तभी उसके बारे में जानकारी मिली कि प्रोटॉन जैसी भी कोई चीज होती है परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन जैसी भी कोई चीज होती है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और भी और दूसरे मूलभूत कण जैसे पॉजिट्रॉन्स भी ढूंढ लिए गए हैं, न्यूट्रिनो भी ढूंढ लिए गए हैं। सो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियोस में डिटेल में अध्ययन करेंगे। सो अभी तक जो आपने पढ़ा उसको कॉपी में नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए और शुरुआत यहीं से आप कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमने ऊर्जा स्तर पढ़ा है KLMN, ओके, सो परमाणु के अंदर की और भी क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि कक्षाएं होती हैं, उप कक्षाएं होती हैं, कक्षक होते हैं जिन्हें हम शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स, ये सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो इन सारी चीजों को डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और वेट कीजिए अगले वीडियो का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।